Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. कोहलबर्ग के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस बार के ऑनलाइन एग्जाम में आए हुए हैं. एक ही नंबर का टॉपिक कोहलबर्ग जनरली रहता है, एक नंबर से ज्यादा में नहीं पूछा जाता. तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक नंबर तो फिक्स है. और पता किसको है, अभी पियाजे और वाइगोस्की से जहां एक एक क्वेश्चन आते थे वहां 3-3, 4-4, 6 क्वेश्चन भी एक सेट में वाइगोस्की से मिले हैं. तो उस केस में अगर मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाएं, 2 क्वेश्चन आ जाएं, 3 क्वेश्चन आ जाएं, किसी और ऑप्शन में आपको एलिमिनेट करने में मदद मिले, तो ये थियरी आपको आनी ही चाहिए. तो इस सेशन से आप इस थियरी को भी समझ पाएंगे. और क्वेश्चंस जो हैं, कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 20 क्वेश्चंस ही हैं जो मैंने निकाले हैं, काम के क्वेश्चंस हैं, वो हम करने वाले हैं आज डिस्कस. स्टार्ट करते हैं. ये टॉपिक वाइज सीरीज है, इन बिटवीन हम अलग अलग सब्जेक्ट्स, कल कोई और सब्जेक्ट भी हम करेंगे, है ना. और टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको एक साथ मिलेंगे संडे इवनिंग को होपफुली, या मंडे मॉर्निंग में भी मिल सकते हैं. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे जैसे जैसे आप ज्वाइन करते जाएंगे. इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो अगर आप बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं तो वो आप करियर ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से एनरोल हो सकते हैं एकदम मिनिमल फी में. मल्टीपल टीचर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, और सीडीपी मैं डील करूंगी. क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है. थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस तो होते ही हैं, हल्का सा हमने लेट भी किया है, बट क्वेश्चंस आज कम है तो 1 घंटे में ये आपका सेशन जो है वो समाप्त हो जाएगा. तो वही 10:30 तक आप लोग हो जाएंगे फ्री. ठीक है, स्टार्ट करें, समझें कहानी क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और जवाब दीजिए पोल में फटाफट से. ठीक है, लाइक शेयर करते हुए. अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंस, कुछ क्वेश्चन सच में बहुत अच्छे हैं जिसमें आप फंस भी सकते हैं. अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, द गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंडिविजुअल्स. अभी ये थियरी इसके जस्ट बाद में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस कम गलत होंगे, है ना. इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगी इस थियरी के बारे में. तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास जो है, ये जो चरण है, इसकी विशेषता क्या है. भाई पढ़ने में ही समझ आ रहा है कि अच्छा लड़का, ज्यादातर जो स्टेजेस हैं 6 स्टेजेस, अगर आप उनको पढ़ के समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन गलत आसानी से नहीं करेंगे, है ना. तो अगर हम बात करते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है, मतलब वो अच्छा बनना चाहेंगे, अप्रूवल के लिए काम करेंगे, प्रेज के लिए काम करेंगे, जब भी तो इस स्टेज को अच्छा लड़का अच्छी लड़की कह रहे हैं, है ना. तो सीइंग रूल्स एज फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट, रूल्स को एकदम फिक्स्ड निश्चित माना जाता है. भाई अच्छा लड़का और अच्छी लड़की में रूल्स से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अच्छा लगना चाहते हैं किसी को, अप्रूवल दे सामने वाला, सोचे अरे बड़ा बढ़िया इंसान है यार, या फिर मम्मी कहें वेरी गुड, मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी है, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, फर्स्ट आता है हमेशा, ऑनेस्ट है, एकदम सच बोलता है, वाओ शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू. ये सब चीजें गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन का ही उदाहरण है, क्योंकि आप अच्छा दिखना चाहते हैं, अप्रूवल चाहते हैं समाज का, दोस्तों का, किसी का भी हो सकता है, एक तरह से आप वैलिडेट होना चाहते हैं. यहाँ पे वांटिंग टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर्स एंड ट्राइंग टू डू व्हाट विल प्लीज अदर्स, यानी दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह होती है और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे. अब वैसे तो ये चाइल्डहुड वाली जो है स्टेजेस में से एक है, लेकिन कुछ लोगों में तो उनकी मॉरलिटी हमेशा भी इसी एक पॉइंट पे चलती रह सकती है. ठीक है ना, दूसरों को प्लीज करने वाले. Feeling that it is their duty to uphold laws and rules for their own sake. यहाँ laws and rules से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अच्छा बनना, अच्छा लगना. Believing in abstract universal principles which are valid for all humanity. ये तो बहुत ही next level बात हो जाएगी. ये 10 जनवरी को 2023 पेपर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे. तभी तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है कि हम, अब ये दूसरे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, और अगर किसी में ये फिक्सेशन हो गया, यही स्टेजेस बात तक चली आ रही हैं, तो फिर तो भैया कोई भी हो सकता है. आपको 4 तारीफ करो किसी की और उससे काम निकलवा लो. जहां निकल जा रहा है समझ जाओ कि व्यक्ति जो है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन पे ही है ना. और कई बार जब आप तारीफ करते हैं माँ बाप की तो वो समझ जाते हैं कि बेटा क्या चाहिए पहले ही बता दो, है ना. जैसे निशा आए और तारीफ करे तो उस दिन मैं समझ ही जाती हूँ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है. तो गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन जिनको समझ आ जाएगा वो पहले से समझ जाएंगे चीजों को. ठीक है ना. तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. अब एक बार इनकी जो थियरी है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बाकी के 19 क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आगे आप गलती ना करें, क्योंकि इसमें कुछ स्टेजेस में नाम में कंफ्यूजन हो जाता है. जैसे 4th और 5th स्टेज का नाम लगभग सेम है, इंग्लिश में भी इसके कई नाम है, हिंदी में भी इसके कई नाम है. इस थियरी में ये प्रॉब्लम बनी हुई है. देखिएगा तो नाम क्या है थियरी का, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, या मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास का सिद्धांत. किसके द्वारा दिया गया, कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया. ठीक है, इस बार अभी हम सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इस बार बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनाए हैं. अदरवाइज जब हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे
तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम कुछ मुश्किल और ज्यादा मुश्किल, जैसे गिलीगन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट थी, उन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया था। तो स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास का सिद्धांत। मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, क्या सही है और क्या गलत है। प्रिंसिपल्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग, के राइट के रॉन्ग, लेफ्ट या राइट, ये क्या है, ये जो सिद्धांत हैं कि आप किस रास्ते को चूज करेंगे, ये नैतिकता के सिद्धांत कहलाते हैं। कि हमारे सही और गलत के सिद्धांत क्या हैं, वो हमारी मॉरलिटी पे, हमारी नैतिकता कैसी है उस पे डिपेंड करेंगे। किसी को झूठ बोलने पे भी गिल्ट महसूस हो सकता है और किसी को किसी की जान लेने पे भी गिल्ट ना हो, ऐसे भी लोग मिल सकते हैं। दैट मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरलिटी डिफरेंट है, उनका सही गलत डिफरेंट हो सकता है। खैर आते हैं, इसलिए हम मॉरल वैल्यू यानी नैतिक शिक्षा पढ़ते हैं बचपन में। आजकल वैल्यू एजुकेशन एक सब्जेक्ट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोलबर्ग ये कहते हैं कि हम कैसे बच्चे में विकसित करें, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मॉरल डेवलपमेंट को कैसे विकसित करें। तो डिबेट्स एंड डिस्कशन के द्वारा, यानी मॉरल रीजनिंग बच्चों में, तर्क बेहतर होगा जब वो तर्क देंगे किसी चीज का। अच्छा मतलब जब चर्चा होगी क्लास में, डिस्कशंस होंगे, तब मॉरल रीजनिंग बेहतर होगी। इस चर्चा के लिए इन्होंने क्या करते थे, ये डिलेमा देते थे, यानी ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस प्रस्तुत करते थे, दुविधा जिसको कहेंगे, ये दुविधा पेश करते थे बच्चों के सामने। अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के सामने अलग अलग दुविधाएं ये प्रस्तुत करते थे। उनमें से एक फेमस दुविधा है हाइंस डिलेमा, जिसको हिंज कह देते हैं हिंदी में कई लोग, है ना, हाइंस डिलेमा। अब ये जो हाइंस डिलेमा है, हाइंस एक व्यक्ति था जिसकी वाइफ जो है एक डेडली डिजीज से पीड़ित थी, मतलब बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, जानलेवा बीमारी थी हाइंस की वाइफ को। और एक ही तरीका था अपनी वाइफ को बचाने का, सारे तरीके आजमा चुके थे कि एक केमिस्ट है शहर में, कोई एक मेडिकल स्टोर है या कोई एक व्यक्ति है जिसने उस दवा को खोज लिया है, बाकी उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये वहां जाते हैं। अब वो व्यक्ति 100 रुपए की दवाई के 1000 रुपए मांग रहा था। क्यों? क्योंकि उसने कहा भाई मैंने ये दवाई जो है इन्वेंट की है, इजाद की है, मेरा इसमें समय गया है, अब मेरी मर्जी में इसे कितने प्राइस पे बेचना चाहूं। अब हाइंस कोशिश करते हैं, मान लीजिए 1000 रुपए उन्होंने इकट्ठे भी कर लिए, लेकिन बाकी के 9000 नहीं कर पा रहे हैं मांग के या जैसे भी। तो वो कह रहे हैं भाई मैं बाद में दे दूंगा आधे पैसे आपको, या ऐसे कर लो कम में दे दो। वो मना कर देता है केमिस्ट के, नहीं मैं तो पूरे पैसे लूंगा जितने मुझे चाहिए अपनी डिमांड के हिसाब से। अब देखा जाए तो कई लोग कहेंगे कि भाई वो भी तो गलत कर रहा था, और कई लोग कहेंगे कि अब हाइंस ने क्या किया, ऐसी स्थिति में उसके पास एक ही रास्ता बचता है, या तो वो चोरी कर ले। दो रास्ते होते हैं बेसिकली हमेशा किसी भी दुविधा में, या तो वो चोरी करके उस दवा को ले आए या फिर अपनी वाइफ को मरने दे। अब हाइंस जो है वो हम सभी की तरह आम मनुष्य है ना, हाइंस ने कर ली चोरी और वाइफ की जान बचा ली उस दवा को लेकर के। रात को जाकर के उसने केमिस्ट की शॉप से वो चुरा ली दवाई। अब हाइंस ने क्या सही किया ये करके या गलत किया, अलग अलग एज के लोग इस चीज को अलग अलग तरीके से सही और गलत में बांटेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो आपका सही गलत डर पे होता है कि पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी बच्चे ने कहा तो इसका मतलब वो पहले लेवल पे था, वो चाइल्डहुड की स्टेज में था। किसी ने कहा कि नहीं ठीक किया उसने, जैसे को तैसा हो गया, तो वो एक अलग स्टेज में था। किसी ने कहा कि हम सेल्फ चोज करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, उसका लेवल अलग हो गया मॉरलिटी का। तो इस आधार पे इन्होंने ऐसी बहुत सारी दुविधा भरी कहानियां सुना सुना करके कुछ स्टेजेस और चरण दिए। तो 3 लेवल्स हैं इनकी थियोरी के। किसके? कोलबर्ग की थियोरी में 3 लेवल्स हैं, यानी 3 चरण, 3 स्तर हैं और 6 लेवल हैं। उल्टा बोल रही हूं मैं, 3 स्तर हैं और 6 स्टेजेस हैं, यानी 6 चरण और 3 स्तर। ठीक है ना, हर एक स्तर पर 2-2 चरण हैं, यानी हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं। लेवल 1 फिर उसमें 2 स्टेजेस हैं, लेवल 2 फिर उसमें 2 स्टेजेस हैं, लेवल 3 फिर उसमें 2 स्टेजेस हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें, ये दोनों स्टेज मिलाकर के लेवल 1 बनाती हैं, ये दोनों स्टेज मिलाकर के लेवल 2 बनाती हैं, ये दोनों स्टेज मिलकर के लेवल 3 बनाती हैं। तो ये 3 लेवल्स हो गए। क्या हो गए? ये 3 लेवल्स हो गए। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस 6 हो गए। एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी इस बार ऐसा पूछा हुआ है कि कितने नंबर ऑफ स्टेजेस हैं, और पहले भी पूछा जा चुका है। अब कहानी क्या है हमें पता है। पहला लेवल, ये 3 लेवल हैं। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल। हालांकि ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस कराया हुआ है, थियरी बैच वगैरह में मैं कराऊंगी अभी। कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल जिसको पूर्व पारंपरिक कहते हैं, कन्वेंशनल जिसको पारंपरिक कहते हैं, जो टोटली परंपराओं के हिसाब से चलता है। और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल, यानी परंपराओं के परे, परंपराओं से पहले, परंपराओं के दौरान और परंपराओं के परे। यही 3 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं
पूर्व कन्वेंशनल या प्री कन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक जो है, तो ये चाइल्डहुड की बात हो रही है। अगर हम देखते हैं ये चाइल्डहुड से, लेटर चाइल्डहुड से लेकर के एडोलेसेंस की बात होगी सेकंड लेवल पे, और अडल्टहुड की बात होगी, एडोलेसेंस से अडल्टहुड की बात होगी किसमें, पोस्ट कन्वेंशनल में। ये जिसमें मेंशन है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। अब तीनों स्टेज पे पहले लेवल पे खुद की कोई मॉरलिटी होती नहीं है, शून्य होती है, जीरो मॉरलिटी होती है। जो भी मॉरलिटी होती है वो बाहर से एक्सटर्नल होती है, कि अगर पनिशमेंट मिलेगी तो वो काम गलत है, अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो वो काम सही है जिससे रिवॉर्ड मिले, ठीक है ना दिव्या। अगर हम बात करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट, अब ये हमारी अलग अलग स्टेजेस आती जाएंगी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नहीं तो ये थियरी लंबी निकल जाएगी। इतना ही बैकग्राउंड काफी है। अब ये 3 लेवल और 6 स्टेजेस आपके दिमाग में होनी चाहिए, समझेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जो लेवल 5 है इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहते हैं, और लेवल 4 को लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, या इसका दूसरा नाम है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग। इसको मैं लिख देती हूँ कहीं, ये आपको पीएनजी में मिल जाएगा बाद में। अगर हम कोहलबर्ग की बात कर रहे हैं, कोहलबर्ग की बात कर रहे हैं, हमें पता है कितने लेवल दिए हैं, 3 लेवल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास। स्टेजेस कितनी हैं, 6, क्योंकि क्या दिया है, मॉरल डेवलपमेंट। इनकी थियरी पियाजे से इंस्पायर्ड थी। पियाजे ने भी मॉरल डेवलपमेंट की थियरी दी है, नैतिक विकास की थियरी दी है। इस पे भी इस बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम लोग जनरली हर साल ये डिस्कशन करते हैं, बट पूछता नहीं था, इस बार पूछ लिया है, ठीक। तो कोहलबर्ग में अगर हम बात करते हैं नैतिक विकास की, तो एक स्टेज 4 है, बहुत ही हल्का सा अंतर है, मामूली सा नाम में। इस चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार स्टेज 5 की जगह 4 और 4 की जगह 5 लगा देते हैं। तो ध्यान में रखना है, स्टेज 4 को लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन भी कहा जाता है, कि यानी जो नियम चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चलना है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। और इसका दूसरा नाम है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, यानी समाज में जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए नियमों का पालन जरूरी है। रूल्स आर फिक्स्ड, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग। अब क्योंकि जो आपकी 5th स्टेज है उसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। यहां सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो है, बट इंडिविजुअल राइट्स भी हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब 5th स्टेज की बात हो रही होगी तो कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी, जबकि 4th स्टेज में ऑर्डर मेंटेन करने की बात होगी। कॉन्ट्रैक्ट की बात 5th स्टेज में होगी। तो सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग है तो 4th स्टेज है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है तो 5th स्टेज है। ये बेसिक सी कुछ बातें हैं। आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तभी आपने होपफुली प्रीवियसली मैराथन देख लिए होंगे, या ये वीडियो आप देख चुके होंगे इस थियरी का यूट्यूब पे भी, तो थोड़ा सा आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। फटाफट से आते हैं, समझते हैं, क्योंकि अपने आप में 1-1.25 घंटे का डिस्कशन है। अगर हम सिर्फ थियरी पढ़ें तो एक सेशन तो कम से कम लगेगा ही। तो अभी उस पर बहुत ज्यादा डीप में ना जाते हुए इधर आ जाते हैं, क्वेश्चन से आपको चीजें समझ में अच्छे से आती हैं, कंफ्यूजिंग नहीं है। जब आप ये समझेंगे और 2 बार उसको रिवाइज कर लेंगे तो चीजें दिमाग में क्या हो जाएंगी, जम जाएंगी। जम मतलब स्टक नहीं हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी, ठीक है ना। देखिएगा, D2+B का बैच चाहिए कैसे लें, पीहू राजपूत जाइए, करियर लैब पे डाउनलोड करिए और टीचिंग एग्जाम्स में जा करके और ले लीजिए। अभी तो एडमिशन ओपन होने चाहिए। निशा एंश्योर्स टू फिनिश गिवन होमवर्क टू अवॉइड द, देखिए आपको किसी भी क्वेश्चन में बच्चा काम करने के पीछे उसका रीजन क्या है, क्योंकि कोहलबर्ग यही देख रहे हैं कि तर्क क्या है। ये पूरी थियरी तर्क पे बेस्ड है कि मॉरलिटी किस पे बेस्ड होती है, रीजनिंग पे, और रीजनिंग किस पे बेस्ड होती है, कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे। और कॉग्निटिव मैच्योरिटी की बात कौन करता है, पियाजे करते हैं। तो पूरा जो रूट कॉज है इस थियरी का वो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट से निकल करके आता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो तर्क पे बात हो रही है यहाँ। तर्क क्या है, किसी भी काम को करने का रीजन क्या है, उसके बेसिस पे सही और गलत डिसाइड होगा। हम यही कहते हैं ना, हमारा लॉबी ये कहता है भाई इंटेंशन अगर आपकी नहीं है, अनइंटेंशनली कुछ हो गया है तो आपको माफी मिल जाती है, ठीक है ना। तो तर्क क्या है इसके पीछे, ये देखना जरूरी है। तर्क है टू अवॉइड द शेम, यानी वो शर्म से बचना चाहती है निशा, दैट शी मे बी क्या कह रही हो, नहीं बचना चाहती हो, दैट शी मे बी सब्जेक्टेड टू बाय हर टीचर फॉर नॉट डूइंग होमवर्क, कि अगर होमवर्क नहीं करी तो टीचर जो है शर्मिंदा करेंगे जा करके, है ना। एज पर लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दिस रिप्रेजेंट्स रीजनिंग एट डैश स्टेज। ये कौन से लेवल की स्टेज है, जब बच्चा शेम से बचना चाहता है ना, शर्म से बचना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है टीचर के सामने। तो ए ऑप्शन जो है प्री कन्वेंशनल, बिल्कुल सही बात है। कहां से सही बात है भाई, है कहां से सही बात है, फिर से पढ़ो इसको। देखो, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा ना होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा नहीं किया जाने से बच सके।
अब इसका मतलब क्या, शर्मिंदा कहां आता है यहां पे, ये थोड़ी हुआ है कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तो वो कर किस लिए रही है किसी काम को, ये नहीं कि उसको अच्छा बनना है, ये नहीं कहा उसने कहीं भी, उसने ये कहा है ये करना है क्योंकि ये हो जाएगा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज। शर्म से बचने के लिए क्या किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है, ठीक है ना, तो शर्म से बचने के लिए कोई काम किया जा रहा है कह सकते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको अच्छा बनने के लिए कोई काम करने की कोशिश में है वो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये क्या कहता है, उमेद डज नॉट ईट द चॉकलेट। आज आई वॉज नॉट फीलिंग एनर्जेटिक बिल्कुल भी, मैं सोच रही थी छुट्टी करें बट बनता नहीं है क्योंकि पता नहीं कब छुट्टी करनी पड़ जाए, है ना। देखिए, तो उमेद डज नॉट, तो थोड़ा सा कोऑपरेट आप भी करेंगे। उमेद डज नॉट ईट द चॉकलेट्स दैट हिज फादर has got for guess thinking of what would happen if he would get caught। यानी उमेद एक बच्चा है जो घर में लाई गई चॉकलेट उसके पिताजी मेहमानों के लिए लाए हैं, आपके घर में भी कुछ नमकीन बिस्किट है ना, कुछ तो लेके कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के आते होंगे मेहमानों के लिए और आप खा जाते होंगे निशा की तरह, या हमारे घर में शौर्य है वो खा जाता है, ठीक। तो अब उमेद बेचारा डर के मारे उसने चॉकलेट नहीं खाई, क्यों, क्योंकि वो पकड़ा जा सकता है, पिताजी उसकी धुनाई कर देंगे, बाद में पिटेगा बच्चा जो है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी उमेद किस स्टेज पे, यानी पनिशमेंट से बचने की कोशिश में है, अदरवाइज उमेद को नहीं पड़ता कोई फर्क, कोई रिश्तेदार आए भूखा रहे कोई मतलब नहीं है उमेद को, है ना। हाँ बहुत बढ़िया रजत, तो उमेद को डर है पकड़े जाने का, इसका मतलब पहली स्टेज है जब आप पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसको पिताजी की आज्ञा में कोई इंटरेस्ट नहीं है बट पिताजी की पिटाई में है ना, अपनी पिटाई में है, तो पनिशमेंट एवं ओबीडियंस पहली ही स्टेज है ये, ठीक। ये एथिकल प्रिंसिपल 6th स्टेज है, ये 2nd स्टेज है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, जिसको म्यूचुअल एक्सचेंज या गिव एंड टेक या टिट फॉर टैट की स्टेज कहते हैं। गुड बॉय नाइस गर्ल जो है वो 3rd स्टेज है। आगे बढ़ेंगे 4th क्वेश्चन पे, क्या कहता है 4th क्वेश्चन, ये है 24 जनवरी 2023, पेपर 1 ही है ये तो। अ चाइल्ड रीजंस, बच्चे का तर्क क्या है, दैट इफ द लॉज आर नॉट मीटिंग द नीड्स ऑफ द पीपल दे कैन बी चेंज थ्रू म्यूचुअल अग्रीमेंट एंड डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स। यानी जो नियम बनाए गए, यदि कानून लोगों की जरूरत पूरा नहीं कर रहा तो लोगों के द्वारा ही उस कानून को बदला जा सकता है, क्योंकि कोई भी कानून है तो वो लोगों के लिए ही है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो ये रीजनिंग है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले 3 तलाक को बदला गया, किसी समय पे सती प्रथा को बदला गया होगा, किसी और चीज को चेंज किया गया होगा, तो नियमों में परिवर्तन आना संभव है यदि लोग चाहें और सबकी मान्यता से या डेमोक्रेटिकली लोकतांत्रिक रूप से वो किया जा सकता है। विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट डज दिस चाइल्ड कम अंडर। अब ये कौन से लेवल पे है, देखो प्री कन्वेंशनल वाले को पढ़ी नहीं है, उसको बस डर से बचना है, उसके एक्सटर्नल रीजंस हैं। हेट्रोनॉमस मॉरलिटी और ऑटोनॉमस की बात कौन करता है, प्याजे करते हैं, है ना। हेट्रोनॉमस होती है जब 3 साल की उम्र के अराउंड, मतलब चाइल्डहुड में जो है आपका बच्चा वो दूसरे के अकॉर्डिंग चलेगा, हेट्रोनॉमस परा। और अगर ऑटोनॉमस की बात करें तो अब वो स्वायत्त हो चुका है, अपने डिसीजन खुद लेगा। यही 2 स्टेजेस है मुख्य रूप से जो प्याजे के मॉरल डेवलपमेंट में है। जनरली पढ़नी नहीं होती, आती नहीं है, बट इतना आपको पता होना चाहिए। ऑटोनॉमस मतलब स्वयं इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना, हेट्रोनॉमस मतलब बाहर से बाकी लोग जो सही गलत कह रहे हैं उसको मानना। ये प्याजे की मॉरल डेवलपमेंट है। प्याजे ने मॉरल डेवलपमेंट की थियोरी भी दी है, उसके बाद उस थियोरी से इंस्पायर होकर के इन्होंने कोलबर्ग ने जो है वो थियोरी दी थी, ठीक है। लेट्स लर्न की टी शर्ट मुझे भी मिल सकती है, इशू करेंगे कुछ प्रावधान ऐसा कि कुछ 1-2 दिन के लिए सेल या ओपन करेंगे। देखो निशा ने ऐसे देखा है मुझे मेरी तरफ, क्योंकि इसको खुद को नहीं मिल पा रही है, तो हम बात करेंगे वेंडर से, उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो 67% 68% लोग पोस्ट कन्वेंशनल कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ही एकमात्र ऐसा लेवल है जहां पे बात होती है कि अगर ये 5th स्टेज है कि अगर मेजॉरिटी चाहे, अगर लोगों का भला ही नहीं हो रहा किसी नियम से, तो लोगों का अधिकार है कि वो नियम में परिवर्तन ला सकें, तो ये ए ऑप्शन है, ठीक है ना। प्री कन्वेंशनल तो ये कहीं से नहीं है। आगे बढ़ेंगे, और ये कन्वेंशनल भी नहीं है, क्योंकि कन्वेंशनल में भी बदलने की हिम्मत नहीं होती, नियमों को मानने की हिम्मत होती है बस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द मॉरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन। इस रीजनिंग पे फोकस करना है कि रीजन क्या है, उससे पता लगेगा कि उत्तर क्या होगा। बेस्ड ऑन बीइंग ओबीडियंट फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन किया जा रहा है, पहली ही स्टेज है ये, तो ये हमें पता होना चाहिए। पहली स्टेज को क्या कहते हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, और वो किस में आती है, प्री कन्वेंशनल लेवल में आती है, पूर्व परंपरागत स्तर में आती है, जो वो 3 से 7 वर्ष वाला जो टाइम पीरियड है उसमें आती है, ठीक है ना। प्री कन्वेंशनल पूर्व पारंपरिक पहली स्टेज 3 से 7 वर्ष जनरली, इसमें भी अलग अलग थियरिस्ट ने अलग अलग बात की है, ठीक।
तो ये सिंपल बात है, इसमें और तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इन्होंने पनिशमेंट और ओबीडियंस की बात कर दी। गुड बॉय नाइस गर्ल की करते तो कन्वेंशनल हो जाता। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट से जवाब देंगे। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डज लॉरेंस कोहलबर्ग प्रपोज इन हिज थियरी? देखिए यहाँ पढ़ना जरूरी है, हिंदी में इसमें गड़बड़ हो सकती है, इंग्लिश में सही रहेगा। अगर स्टेजेस लिखी हुई है तो आंसर अलग हो जाएगा, अगर लेवल लिखे हुए होते तो आंसर अलग हो जाता। वो तो आपकी क्या कहें इसको, किस्मत कह लो आप, अगर कई लोग विश्वास करते हैं तो, कि नहीं तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी है ये कि यहाँ लकीली लिखा नहीं हुआ है 3, अगर 3 लिखा होता तो अभी आप कंफ्यूज हो जाते। इसमें ज्यादातर लोग आंसर सही इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि बाकी ऑप्शंस में 3 का कहीं ऑप्शन ही नहीं है। लेवल 3 होते हैं लेकिन इसमें 3 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें पता है फिर तो 6 ही ऑप्शन हो सकता है। 3 स्टेजेस हैं और 6 लेवल्स हैं। स्तर कितने हैं? 3, और चरण हैं 6, तो हमें पता है 6 स्टेजेस की बात हो रही है। लेवल पूछेगा तो 3 उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 है, एट विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स बिलीव दैट फिक्स्ड रूल्स मस्ट बी ओबेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर? यानी रूल्स क्या है? फिक्स्ड हैं, अल्टीमेट हैं, नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। नियम जो है स्थिर होते हैं और उनको मानना ही पड़ेगा, चाहे किसी की जान जाए, चाहे वो फायदे में हो नुकसान में हो, कोई मतलब नहीं है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों को मानना आवश्यक हो जाता है। ये कौन सी स्टेज की बात हो रही है? बहुत ही बढ़िया। कोई कह रहा है पहले निशा जी को ही दे दो टी शर्ट। देंगे देंगे, इनका साइज डिफरेंट है, नहीं तो टी शर्ट तो आई हुई रखी हुई है 3 है तुम्हारे पास, तो क्या बेचोगी तुम? देखो एक बार, अगर हम बात करें तो ये लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है ऑफ कोर्स, क्योंकि फिक्स्ड है। नियम क्या है यहाँ? फिक्स्ड है। लॉ एंड ऑर्डर आपको पता ही है 4th स्टेज है। इसका दूसरा नाम सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, क्योंकि समाज में ऑर्डर को मेंटेन रखना किसी भी हालत में। रूल्स फिक्स्ड हैं, उनमें परिवर्तन संभव नहीं है। ये 4th स्टेज है। संभव है 5th स्टेज में, और ज्यादातर लोगों की डेमोक्रेटिक वेज में संभव है, लेकिन एक इंसान भी पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, वो है 6th स्टेज। ठीक है ना? तो ये है सी, लॉ एंड ऑर्डर कन्वेंशनल लेवल के अंदर आता है 4th स्टेज। इससे पहले वाली गुड बॉय नाइस गर्ल, मैं ये लिख भी देती हूँ यहाँ पे कई लोगों को। गुड बॉय नाइस गर्ल क्या है? 3rd स्टेज है, कन्वेंशनल लेवल की पहली स्टेज है, और ये है 4th स्टेज, कन्वेंशनल लेवल की 2nd स्टेज है। पनिशमेंट एंड ओरिएंटेशन है 1st स्टेज, प्री कन्वेंशनल की। टिट फॉर टैट ये है 2nd, म्यूचुअल। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th होती है आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और 6th होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, बात क्लियर है? कोई दिक्कत? ऐप पर अभी तो जेंडर कंप्लीट करा है, ये टॉपिक तो हुआ ही नहीं है ऐप पर, इसलिए क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपको इतनी दिक्कत है तो, नहीं तो थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद देख लेना अभी जब चैप्टर हो जाएगा कोहलबर्ग वाला, क्योंकि टाइम लगता है ना यार। जेंडर हमने 2 दिन में खत्म किया है, जबकि जल्दीबाजी में करना होता है तो कर सकते थे। तो आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास तो हो ही रही है, डेली एक्स्ट्रा क्लास लग रही है बल्कि। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जहां पे नियम क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। रूल्स आर रूल्स। ठीक है, रूल्स आर रूल्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। जिन्होंने मैराथन देख ली है, पढ़ ली है, पहले सीटेट दे चुके हैं, थियरी आती है, वो इस सेशन को अटेम्प्ट करें, नहीं तो चक्कर आ सकते हैं। और लाइक शेयर करना भी आज आप इस चक्कर में भूल रहे हैं, क्योंकि आपको चक्कर ही आ रहे हैं मुझे लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग? कोहलबर्ग ने क्या दिया है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब आपको ये पता है, आप एलिमिनेट करना जानते हैं, ये तो वाइगॉस्की ने दिया है, अभी कुछ ही दिन पहले हमने डिस्कस किया था। इनर स्पीच भी वाइगॉस्की बात कर रहे हैं, ईगोसेंट्रिक की बात पियाजे कर रहे हैं। ठीक है ना, पियाजे कर रहे हैं। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यही हम अभी बात कर रहे थे, ये है 5th स्टेज जो कोहलबर्ग ने दी है। बाकी सारी स्टेजेस वाइगॉस्की और पियाजे ने दी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 11 जनवरी, मॉर्निंग शिफ्ट। अनु आर्ग्यूज दैट ओनली सोसाइटी नॉट इंडिविजुअल्स कैन डिटरमिन व्हाट इज राइट, यानी सिर्फ सोसाइटी निर्धारित करेगी कि क्या सही है, इंडिविजुअल नहीं करेंगे। मैं और आप नहीं कर सकते हैं, पूरा समाज मिलकर करेगा किसी बात को सही और गलत का निर्धारण। एज पर लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी, विच स्टेज इज रिप्रेजेंटेड इन दिस एग्जाम्पल? किस स्टेज की बात कोहलबर्ग की थियरी के अनुसार इसमें हो रही है कि जब सोसाइटी डिटरमिन करेगी कि क्या सही है, ना कि इंडिविजुअल्स डिटरमिन करेंगे। तो गुड बॉय तो ये हो नहीं सकती, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट भी ये नहीं हो सकती, इन दोनों में से ही कुछ होगी। अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग या फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। देखिए यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स में इंडिविजुअल डिसाइड कर सकता है कि उसको लगता है कि गवर्नमेंट करप्ट है तो वो टैक्स नहीं देना चाहता,
ये अकेला इंडिविजुअल भी डिसाइड कर सकता है नियमों के अगेंस्ट जाना, लेकिन जब सोसाइटी ही डिसाइड कर रही है तो इसका मतलब हो गया अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, यानी फिक्स्ड हो गए नियम। फोर्थ स्टेज हो गई लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह से भी पूछ सकता है, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग के साथ अथॉरिटी भी ऐड कर दिया, या सिंपल लॉ एंड ऑर्डर भी लिख सकता था, तो घुमा के पूछने वाली बात है। बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट करके आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जवाब दीजिए 5 सेकंड में, पढ़िए, इतने में 2 घूंट जिंदगी की पानी पीती हूँ, ठीक है ना? तुम्हें भी चाहिए? नहीं मिलेगा, लड़ाई होगी यहाँ आज। तुम्हें झूठा नहीं करना है नहीं, देखो एक बार, तो अभी राहुल ने कहा था पानी चाहिए, तब तो इसने लिया नहीं, अब पियो झूठा बैठ करके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एक बार। जैसे हम स्कूल में करते थे कि यार ये तो मैंने झूठा किया हुआ है यार, लंच मैं तो खुद खा लिया, ये तो है ना, ये तो बॉटल झूठी कर ली ताकि कोई और ना मांग ले, और तुम फिर भी बाज नहीं आ रही हो, तुम कह रही हो दे ही दो यार, कोई बात नहीं। देखो एक बार क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, वही कह रहा है मैम आप निशा मैम को परेशान करती हैं। अरे ये भी मुझे बहुत परेशान करती है यार। हाँ वही, वो दिखता नहीं आप लोगों को। महाकाल के दर्शन करने जा रहा है कोई तो भाई, ठीक है चलो आ जाओ, इधर चलते हैं। बहुत बढ़िया ऋषु, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। बी ऑप्शन 64%। Which of the following theory gives significant consideration to discussions and debates in the process of learning? यानी निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? अब इसमें आप गलती करेंगे, है ना, इसमें आप गलती करेंगे, और मैंने ये डाला भी इसीलिए इस चैप्टर में ये क्वेश्चन, ताकि आप कंफ्यूज हो, ताकि आपके सामने एक डिलेमा प्रस्तुत हो कि ये सही है कि गलत है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें बी ऑप्शन 64% लोग किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि वो बने वेरी स्मार्ट, है ना, वो छोरे बोलते हैं ना वेरी चालाक ब्रो, तो वही बने हो आप। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि कोहलबर्ग का चैप्टर है और कोहलबर्ग ही उत्तर होना चाहिए। इसका आंसर कोहलबर्ग नहीं है, 64% लोग गलत हो गए। इसका आंसर जो है वो लेव वाइगोस्की है। ये मैंने इसको क्वेश्चन को यहाँ पुट ही इसलिए किया है, सिर्फ 27% लोग सही उत्तर दे पाए हैं। उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन बहुत क्लोज है। अगर इसमें एक शब्द और ऐड कर देता तो, अभी तो चलने देती हूँ पोल, देखना अभी ये सारे बदल जाते हैं। अभी जिन्होंने भी ये बी ऑप्शन दिया था ना, सारे सी कर देते हैं अभी, क्योंकि उनको पता लग गया। अब तो फटाफट से चीटिंग कर लो अपना। देखो एक बार, तो अगर हम बात करें, यहाँ पे एक शब्द का अंतर है। Which of the following theory gives significant consideration to discussions and debates in the process of learning? Moral reasoning, moral development लिखा होता तो यही आंसर कोहलबर्ग हो जाता, क्योंकि यहां लर्निंग की प्रोसेस की बात हुई है, या इन जनरल कुछ नहीं लिखा हो तब भी वाइगोस्की ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो सोशियो कल्चरल अप्रोच है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेगा, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लर्निंग की बात होगी, ठीक। तो इसलिए आंसर सी है, क्योंकि वाइगोस्की क्या है, समाज और संस्कृति की बात करते हैं, है ना, ग्रुप में सीखने की बात करते हैं, डिबेट डिस्कशन की बात करते हैं, कोलैबोरेशन की बात करते हैं, असिस्टिव लर्निंग की बात करते हैं। कोई कह रहा है प्यासे को पानी नहीं पिलाओगे तो पाप लगेगा, दे तो दिया यार, अब क्या करें। देखो एक बार, प्यासे को पूछो तब तो मांगते नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी ये बात तब सही होती है जब यहाँ मॉरल रीजनिंग या मॉरल डेवलपमेंट में बात होती, कि मॉरल डेवलपमेंट में, नैतिक विकास में वाद विवाद और चर्चा की इंपॉर्टेंस को किसने दर्शाया? तो कोहलबर्ग। लेकिन इन जनरल पूछा है, मॉरल डेवलपमेंट नहीं लिखा है, तो आपको फिर उस हिसाब से देखना पड़ेगा, यहाँ वाइगोस्की है, ठीक है ना। हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, यही हुआ है आपके साथ अभी, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि आपको इस तरह की डिलेमा में डाला जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? लॉरेंस कोहलबर्ग यूज्ड डैश टू इवेल्युएट द मॉरल रीजनिंग अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया है? बताइए एक बार, कि किसका नैतिक तर्क, के बच्चों में मॉरल रीजनिंग कितनी विकसित हो गई है, उनका सही और गलत का जो रीजनिंग है वो कितनी विकसित हुई है, इसके लिए उन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया? शुरुआत में ही बताया था, पेपर पेंसिल टेस्ट का? जी नहीं। ड्राइंग्स का? नहीं। रिपोर्ट कार्ड्स का? नहीं, उस टाइम पे तो इतना चलन था भी नहीं। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का?
परिकल्पित स्थितियों का, इमेजिनरी सिचुएशंस का, जिनको हम डिलेमा कह रहे हैं, जिनको हम दुविधा कह रहे हैं कि, और एक बहुत ही फेमस उदाहरण है इसका कि एक बोट में 3 लोग बैठे हुए हैं जिसमें से 2 लोगों को आप अत्यंत प्रेम करते हैं, दोनों में से किसको बचाएंगे अगर एक ही व्यक्ति को बचाने का ऑप्शन आपके पास है तो, है ना। ये मत कह देना खुद कूद जाएंगे, वो ऑप्शन नहीं है। तो ये क्या हुआ, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस ऐसी बहुत सारी दी गई कि मान लीजिए हाइंज का चोरी करना गलत था या सही था। अब जो व्यक्ति ये कहेगा कि चोरी करना बुरी बात होती है, दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं वो उसकी जान बचाने के लिए झूठ बोला गया, झूठ झूठ नहीं होता, है ना। अब इसमें इतने सारे तर्क आ जाएंगे, तो वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के द्वारा उन्हें इवेल्युएट करना था कि आपका जो तर्क है वो निकल के आएगा जब आपके सामने सिचुएशन रखी जाएगी। कहा जाता है ना कि हर इंसान अच्छा है जब तक उसको बुरा बनने का मौका नहीं मिला। ये मूवीज में होता रहता है ना इस तरह का कोई डायलॉग बाजी। तो वो अपने आप में मॉरल डिलेमा है, एक तरह की हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आप जब कभी उस सिचुएशन में आए नहीं, जिसको मौका ही नहीं मिला कि वो चीट कर सके जीवन में किसी को या कहीं पे, उसको क्या कहें, मतलब उसको ये थोड़ी कहेंगे मॉरल रीजनिंग बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है वहां पे ज्यादा जज करने का। जिसके पास चॉइसेस हैं तब तो देखोगे ना कि वो कितना ईमानदार व्यक्ति है, पता तो चॉइस आने पे लगेगा ना या हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लगेगा। हालांकि इस थियरी के लिए इनका जो है ऋषु, इनको क्रिटिसाइज भी किया गया कि ये इमेजिनरी सिचुएशंस हैं, रियल लाइफ में व्यक्ति कुछ और कर सकता है, जब पूछा जाए तो कुछ और कर सकता है। पूछने पे तो हर कोई कह देगा मेरे से बड़ा तो कोई हरिश्चंद्र है ही नहीं सत्यवादी, लेकिन जब सिचुएशन आती है तो लोग अलग तरह से एक्ट कर सकते हैं। तो ये इनका क्रिटिसिज्म भी है इसकी वजह से। इस थियरी को जेंडर बायस थियरी भी कहा गया है, कैरल गिलिगन जो इन्हीं की स्टूडेंट हैं उनके द्वारा। कोहलबर्ग ने सुसाइड कर लिया था फिर बाद में, खैर छोड़िए इस बात पे नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आते हैं। Nuri judges other actions based on the others' actions based on the argument that we have some duties towards society and we should obey rules for that sake. As per Lawrence Kohlberg, what stage of moral reasoning is Nuri at? बताइए, जवाब दीजिए फटाफट से। 2 बार पढ़ा है इसलिए समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया जी। प्रोफेसर ने बोला है 17 डेज में और 110 और 107 है। बहुत ही बढ़िया बात है प्रोफेसर, अगर आप 10 दिन में तैयारी करके 107 110 ले आए तो। देखिए, तो नूरी जजेस, नूरी का तर्क क्या है, हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। टिट फॉर टैट, कन्वेंशनल लेवल, है ना। हमारे कुछ ड्यूटीज हैं, इसके लिए हमें पालन करना चाहिए, यानी इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। ऐसी बात है? नहीं है ऐसी बात, ठीक है, बिल्कुल सोशल ऑर्डर मेंटेन कराने की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, प्री कन्वेंशनल लगा लेना इसमें, ऐसी ही बात है क्योंकि ये टिट फॉर टैट की ही बात हो रही है कहीं ना कहीं कि हमारे कुछ दायित्व हैं, उनको फुलफिल करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो गिव एंड टेक वाली बात है, गिव एंड टेक वाली बात है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 13। देखिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13। यार आज तो कुछ ज्यादा ही सर में दर्द है, बहुत गंदे वाला वो भी। नहीं यार, मेडिसिन से नहीं, तुम चली जाओगी तो ठीक हो जाएगा। देखो एक बार, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, क्योंकि शाम वाली क्लास में नहीं था, जब से तुम आई हो तब से हुआ है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, एट विच स्टेज डज सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सनल नीड्स डिटरमिन्स मॉरल चॉइस? बताइए एक बार। अगर हम बात करें लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सनल नीड्स, मतलब पर्सनल सेटिस्फैक्शन, पर्सनल रिवॉर्ड की बात है एक तरह से। यार अभी तो डेली जिम नहीं गई हूं भाई ऋषु, 8 महीने से कम से कम। अभी तो डोसा तो कभी कभी तो चलता है बट रेगुलर नहीं चलता है, वो व्लॉग वाला डोसा। करेंगे दोबारा से शुरू। सी ऑप्शन 57% लोग कह रहे हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, भाई साहब मैं देखना चाहती हूँ आप कितने डरावने जवाब दे रहे हैं। ये थियरी मुझे लगता है और थोड़ा रुक के करानी थी आपको, इसके क्वेश्चन अभी कराने ही नहीं चाहिए थे। ये नहीं होगा, पनिशमेंट भी नहीं होगा। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल तो भाई आपके सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स होते हैं कि आप चूज करेंगे सही और गलत क्या है। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन यानी पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं। पर्सनल सेटिस्फैक्शन का मतलब हो गया इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, टिट फॉर टेट, मतलब मुझे क्या मिलेगा बदले में, मुझे बदले में क्या मिलेगा किसी काम को करके, इसलिए मुझे वो काम करना है।
तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, कि मम्मी मैं आपको जो है बाहर से दूध ला करके देती हूँ दुकान से, लेकिन मुझे भी 5 रुपए की चॉकलेट चाहिए होगी। ये है पर्सनल नीड्स का सेटिस्फेक्शन, इसलिए आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये विनिमय है, एक तरह का व्यापार है। सेकेंड स्टेज है ये आपकी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, इंडिविजुअल्स एट डैश स्टेज जज देयर एंड अदर सेक्शंस इन टर्म्स ऑफ नीड्स एंड वांट्स। यानी कि वो अपने एक्शंस को भी जज करते हैं इंडिविजुअल्स जो हैं इस स्तर पे, और दूसरों के व्यवहार को भी जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में, है ना, नीड्स एंड वांट्स के संदर्भ में जज करते हैं। बताइए, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, तो यहां तो जज करने की बात हो रही है, पनिशमेंट की, आज्ञा पालन की कोई बात नहीं हो रही। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन या लॉ एंड ऑर्डर पर्पस, इसमें सबके जवाब अलग अलग आ रहे हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। बताइए, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, टिट फॉर टैट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 15, देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा। ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व पारंपरिक स्तर ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस हैं, एक है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन, दूसरा है म्यूचुअल एक्सचेंज या टिट फॉर टैट, के जैसे को तैसा, कुछ भी इसलिए करेंगे क्योंकि आपका कोई बेनिफिट है उसमें, तो वो सेकेंड स्टेज है। और यहाँ पे एक्सटर्नल, बाहर से समाज तय करता है मॉरलिटी, जीरो मॉरलिटी होती है खुद की पहले प्री कन्वेंशनल लेवल पे। तो फोकस ऑन हाउ कल्चरल फैक्टर्स एंड जेंडर इन्फ्लुएंस मॉरल डेवलपमेंट, गुड और बैड इज डिटरमिन्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओबेइंग और डिसओबेइंग रूल्स। ये बात बिल्कुल सही है। सही और गलत कहां से निर्धारित होता है कि पनिशमेंट मिलेगी, उस पनिशमेंट से बचने के लिए ओबीडियंट है, पनिशमेंट ना मिले तो सब कुछ सही है, जिस चीज से पनिशमेंट मिल रही है तो वो गलत है। तो नियमों का पालन या अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों पे, कि कॉन्सिक्वेंस क्या है उस चीज का, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ, सेल्फ क्लोजन की तो दूर दूर तक बात नहीं है क्योंकि पहला ही लेवल है। तो आगे बढ़ेंगे, कॉन्सिक्वेंस क्या है किसी काम को करने का वो देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे, बोथ लॉरेंस कोहलबर्ग एंड डैश हैव गिवन थियरीज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। भाई किन 2 लोगों ने मॉरल डेवलपमेंट का की जो थियरी है वो दी है। सेशन को लाइक शेयर करना, रूल्स आर रूल्स वाली स्टेज है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आपको आ गया समझ। पानी दे दो प्लीज, बहुत सर में दर्द हो रहा है सीरियसली, जनरली होता नहीं है मेरे। ये शायद लाइट वगैरह से है, पता नहीं कैसे हो रहा है। एक तो तुमने ना खाना खिला दिया आज मुझे, पहले क्लास के बाद खाना खाना होता है, वैसे ही लेथार्जिक हो जाए इंसान। तुम नहीं भी खाती तो कोई हेल्थ तो कम हो नहीं जाती तुम्हारी, 1 घंटे बाद खा लेती। देखो एक बार, बोथ लॉरेंस एंड बोथ लॉरेंस एंड कोहलबर्ग नहीं, बोथ लॉरेंस कोहलबर्ग एंड पियाजे, है ना। बोथ लॉरेंस एंड कोहलबर्ग नहीं, बोथ लॉरेंस कोहलबर्ग एंड पियाजे हैव गिवन थियरीज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। बेसिकली पियाजे ने भी और कोहलबर्ग ने भी, दोनों ने ही नैतिक विकास के सिद्धांतों को दिया है। पहले पियाजे ने दी थी थियरी, वो थियरी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं मानी जाती। उसके बाद इस थियरी पे बेस्ड, पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट पे बेस्ड, कोहलबर्ग ने जो है थियरी दी, जिसको मॉरल डेवलपमेंट की थियरी के नाम से हम जानते हैं। पियाजे वाली उतनी फेमस नहीं है, लेकिन इसमें 2 मुख्य स्टेजेस हैं, हालांकि 2 और सब स्टेजेस भी हैं। एक है हेट्रोनॉमस मॉरलिटी और दूसरी है ऑटोनॉमस मॉरलिटी। हेट्रोनॉमस है परायत यानी दूसरों के अनुसार, और ऑटोनॉमस है खुद से द्वारा चूज किए गए रूल्स। तो जीन पियाजे और कोहलबर्ग दोनों ने मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्यादा फेमस है, इसलिए हम उसी को जानते हैं। अदरवाइज तो कोहलबर्ग, उन्होंने इंटेलिजेंस से लेकर लगभग हर फील्ड में काम किया है पियाजे ने। बहुत तेज बारिश हो रही है दिया के, हाँ बहुत बढ़िया। लगवाएंगे साहिल, नेक्स्ट कमिंग वीक में आपकी कोहलबर्ग की थियरी हो जाएगी बैच में। यू आर वेरी फनी यार, बस क्या बताएं बबीता, मजबूरी कहते हैं इसे। चलिए देखिए, सी ऑप्शन 93% लोग कह रहे हैं, समझते हैं। Who among the following proposed a sequence of developmental stages to describe moral reasoning among children and adults? देखिए, moral reasoning, नैतिक तर्कणा की बात एकमात्र व्यक्ति जो है कोहलबर्ग हैं इसके बारे में बात करने वाले, है ना। कोहलबर्ग है, नैतिक तर्क की बात की ही इन्होंने है। पियाजे कॉग्निटिव मैच्योरिटी की बात कर रहे थे, इन्होंने उसको तर्क पे ले जा करके छोड़ा,
सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई? अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द लास्ट स्टेज morality of individual principles and conscience of moral development is characterized by the individuals। यानी कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है? बताइए, फटाफट से बताइए। तो अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द लास्ट स्टेज morality of individual principles and conscience of moral development is characterized by the individuals। यानी बेसिकली जो चेतना है और सिद्धांत हैं जो खुद के द्वारा चूज होते हैं लास्ट स्टेज में, वो किस चीज से संबंधित होंगे? रूल्स को फिक्स्ड देख के, तो रूल्स को जो फिक्स्ड मानेगा वो अपने सिद्धांत कहां से बनाएगा? वांटिंग टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता इज्जत मिल रही है नहीं, आप अपने सिद्धांतों के लिए खड़े हो जाते हैं। फीलिंग दैट इट इज देयर ड्यूटी टू अपहोल्ड लॉज एंड रूल्स फॉर देयर ओन सेक, नहीं। Believing that individuals must test the social laws rather than follow them blindly, कि भैया जो व्यक्तियों के लिए कानून बना है, कानून के लिए व्यक्ति नहीं बना है, अगर जरूरत पड़े तो आप नियमों को बदल सकते हैं, तो ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय उन नियमों को देखना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए उन पे। ठीक है ना? जुलाई में कितने तारीख को शुरू होगा पेपर, अभी कुछ भी इस पे नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि बोर्ड अपने आप बता देगा 15-20 दिन पहले, जून में पता लग जाएगा आपको ये। Behaving particularly and intentionally in ways that impress the parents and teachers is a characteristic of, यानी किस क्या करने के लिए? इम्प्रेस करने के लिए, है ना? इम्प्रेस करने के लिए मतलब जानबूझकर आप उस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं जिससे माता पिता जो हैं वो आपसे प्रभावित हो सके, इम्प्रेस हो सके, है ना? ये आप कई लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्करों में भी कर सकते हैं कि आपको इंप्रेस करना है किसी को, तो आप इसलिए एक तरह का व्यवहार कर रहे हैं, मतलब आप गुड बॉय बन के दिखा रहे हैं या गुड गर्ल बन के दिखा रहे हैं दूसरे की नजरों में। ठीक है ना? तो ये गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि आपको अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में लिप्त रहना है क्योंकि आपको इंप्रेस करना है सामने वाले को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आज के लिए आखिरी सवाल है। द स्टेज 5 यानी 5th सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन पोस्ट कन्वेंशन लेवल है ऑफ कोर्स। मॉरलिटी एज गिवन बाय लॉरेंस कोलबर्ग इज मार्क्ड बाय द बिलीफ, यानी 5th स्टेज में कैसी मॉरलिटी होगी, क्या विश्वास पे आधारित होगी? पहला है द फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन डिटरमिन गुडनेस और बैडनेस। ओबेइंग रूल्स शुड ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट इन रिटर्न। In order to maintain the social order, fixed rules must be established and obeyed. Moral decisions should be made in terms of self-chosen ethical principles. बताइए बताइए, फटाफट से बताइए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सी ऑप्शन तो हटा ही दिया, ये सही कैसे होगा? In order to maintain social order, fixed rules must be established. देखिए ये 4th स्टेज की बात हो रही है और हमसे पूछा क्या है? 5th स्टेज के बारे में पूछा है, तो उत्तर क्या होना चाहिए आप खुद बताइए। जाइए घर जाइए, कल बताइएगा, इसको रखेंगे होमवर्क में। कुछ क्वेश्चन सर के ऊपर से निकले, कोई बात नहीं कुमारी, ये मान लो अभी ये एक फिल्टर है, एक लेयर है प्रैक्टिस की, है ना? अभी आप अगर बैचेस में हैं तो थियरी पढ़ेंगे भी, नए क्वेश्चंस भी वहीं पे साथ में भी सॉल्व करेंगे। मैराथन देख लीजिए, उसके बाद भी जब मिक्स्ड क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे तो कुछ कुछ चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, है ना? इस थियरी में ऐसा होता है एट टाइम्स, और आज थोड़ा सा एनर्जी भी लो थी। ठीक, तो लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण की बात हो रही है, जिसको हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। बताइए, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग नहीं है ये, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा। मॉरल डिसीजन शुड बी मेड इन टर्म्स ऑफ सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स, या फिर द फिजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन डिटरमिन गुडनेस। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 15 ठीक है, 16 ठीक है। आज 20 क्वेश्चंस ही हैं, इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आता है, तो ज्यादा क्वेश्चंस इसमें निकालने का फिर वही है, रिपीट होने शुरू हो गए थे क्वेश्चंस, और अभी मिक्स्ड क्वेश्चंस जब होंगे तब भी आपको पेपर से पहले इनफ प्रैक्टिस इस चीज की हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये भी यहाँ पे टेट फॉर टैट हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। दे दो, दोबारा पोल दे दो, ठीक है ना? तो ये एक बात हो गई, ये दोनों ना तो बी होगा यहाँ ना सी होगा, क्योंकि ये 4th स्टेज की बात नहीं हो रही, यहाँ 5th स्टेज की बात हो रही है। और क्या पूछा है कि 5वें चरण में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यानी इंडिविजुअल के कुछ राइट्स होते हैं और कुछ नियम हैं समाज में, तो अगर जरूरत पड़े तो नियमों को बदला जा सकता है, ये कहेगा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज का व्यक्ति।
फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन डिटरमिन गुडनेस और बैडनेस। किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं, कि यानी क्या सही है क्या गलत है वो कॉन्सिक्वेंस पे डिपेंड करेगा। इसको हम किधर देख सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं आपका टिट फॉर टैट टाइप की चीजों में ज्यादा, बट पूरी तरह से इसको गलत नहीं मान सकते, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस की बात कहीं और नहीं हुई, ये नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स जो हैं इन टर्म्स होने चाहिए एंड ऑल, तो ये फिर 6th स्टेज हो जाएगी आपकी। फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस पे ही हम जाएंगे कि अगर किसी की वो झूठ जो किसी की जान बचाने के लिए बोला जाए वो झूठ नहीं होता, ये कॉन्सिक्वेंसेस के बेस पे है। चलिए खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, नोट्स इससे पहले पढ़ लीजिए। और मुझे लग रहा है आज एक आध क्वेश्चन में हम फ्लो में निकले होंगे, तो अगर किसी आंसर में करेक्शन होगा तो आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में मैं लास्ट में एक बार, लास्ट में मतलब कल ही अपडेट कर पाऊंगी, अभी तो नहीं, है ना। चलिए टेक केयर, धन्यवाद। मोना सिंह, आउट ऑफ 20 कितने ठीक हुए वो आप बताएंगे। कल हम कोई और सब्जेक्ट करने वाले हैं, और बस आज के लिए इतना ही। ये टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिलेगी परसों, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, है ना। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। अगर किसी को भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे लग रहा है आज 1-2 क्वेश्चन में हम फ्लो में निकल आए हैं, और ऐसा हो जाता है कई बार, ये डिस्कशन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद आपका, कल मिलते हैं, थैंक यू।